गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? सही हैं? चलिए, पिछले दिनों से तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण आपके पास ज़्यादा वीडियो नहीं पहुंचा पाए। आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन थोड़े लंबे लंबे वीडियोस, और ढंग से टॉपिक्स देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, ठीक है? इसको अपन ज़्यादा लंबा नहीं चलने देंगे, बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम पढ़ते हैं द्रव का द्रव में विलयन। आपने द्रव में गैस का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन पढ़ लिया, उसमें हेनरी लॉ वगैरह आपने सारी चीज पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं द्रव का द्रव में विलयन, और उसमें पहला टॉपिक आता है द्रव का वाष्प दाब। अब ये पूरा चैप्टर इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वाष्प दाब। अब पूरे चैप्टर में वाष्प दाब काम आएगा आपके, तो इस वाष्प दाब को आप ढंग से समझें कि क्या होता है वाष्प दाब। क्लियर? और वो ढंग से समझें, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। तो वाष्प दाब क्या होता है? जैसे मैंने ये एक पात्र ले लिया, और इस पात्र में मैंने वाष्पशील द्रव ले लिया। वाष्पशील द्रव जानते हैं आप, जो जिसकी वाष्प बनती रहे, जैसे जल है, जल अपने आप वाष्प बन के उड़ता रहता है। एल्कोहल है, अपने आप वाष्प बन के उड़ता रहता है। तो हमने यहाँ पर ये वाष्पशील द्रव ले लिया। कौन सा द्रव है ये? एक वाष्पशील द्रव है। क्लियर? अब आप जानते हैं कि इस द्रव की सतह पर जो कण उपस्थित हैं वो उच्च गतिज ऊर्जा वाले कण होते हैं। मतलब ये वो कण है जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, गतिज ऊर्जा अधिक है, और नीचे जो अंदर जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा औसत है, कम है। तो यहाँ जिन कणों की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, जो सतह पर उपस्थित है, वो क्या करते हैं? इस द्रव की सतह को छोड़कर चले जाते हैं, या द्रव को छोड़कर वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, ऐसे। क्लियर? और द्रव को छोड़कर वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। तो मैंने इस पे क्या कहा था? इसे हमने कहा था वाष्पन। क्या कहा था इसको? वाष्पन कहा था। अब आप जानते हैं कि वाष्प के कण जो हैं वो कहाँ घूमेंगे? जहाँ रिक्त स्थान होगा उसमें वो वाष्प के कण घूमेंगे। तो ये पूरा रिक्त स्थान है, इसमें वाष्प के कण घूम रहे हैं। और जब ये कण घूमेंगे मुक्त रूप से, तो ये आपस में घूमते घूमते भिड़ेंगे भी सही। और जब ये आपस में भिड़ेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़कर ये संगुणित हो जाएंगे, और संगुणित होकर पुनः द्रव अवस्था में आ जाएंगे। क्लियर है? और जब कोई वाष्प द्रव अवस्था में आती है तो उसे कहते हैं संघनन। ये कौन सी प्रक्रिया है? संघनन। क्लियर? तो यहाँ दो प्रक्रिया हुई, एक वाष्पन, एक संघनन। वाष्पन में तो क्या था? जो वाष्पशील द्रव था उसकी सतह पर उपस्थित कण अधिक गति ऊर्जा वाले थे, जो द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में चले गए। तो उस प्रक्रिया को हमने कहा वाष्पन। अब ये वाष्प के कण इस रिक्त स्थान में क्या करते हैं? गति करते हैं। और जब वाष्प के कण इस रिक्त स्थान में गति करते हैं तो आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो ये आपस में जुड़कर पुनः द्रव अवस्था में आएंगे। तो वाष्प का द्रव अवस्था में आना कहलाता है संघनन। क्लियर? इस तरह से वाष्प के कणों का जुड़ना कहलाएगा आपके संघनन। तो प्रारंभ में वाष्पन की दर जो होती है, वो वाष्पन की दर जो होती है संघनन की दर से अधिक होती है। क्लियर? प्रारंभ में। और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वाष्पन की दर घटती जाती है और संघनन की दर बढ़ती जाती है। क्लियर? और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब दोनों दरें क्या होती हैं? बराबर हो जाती है। मतलब जितना द्रव वाष्पित होगा उतना ही द्रव संघनित होगा। तो इस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। क्या कहते हैं इसको? साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पर क्या होता है? वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर होती है। मतलब अब यहाँ द्रव और इस वाष्प के बीच में साम्य आ गया, तो अब इन दोनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि ताप निश्चित है तो। क्लियर? और जब इन दोनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस स्थिति को हम कहते हैं साम्य। क्लियर? और साम्य पर द्रव की सतह के ऊपर वाष्प फिक्स हो गई, और वाष्प फिक्स हो गई तो साम्य पर ये वाष्प के कण इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहा मैंने? साम्य पर वाष्प के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? आपके वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आया भाई? साम्य आ गया तो अब ये जो कण
इसके ऊपर दाब लगा रहे हैं गैस के या वाष्प के, इसे कहते हैं हम वाष्प दाब। तो वाष्प दाब की परिभाषा क्या आएगी? वाष्प दाब बराबर क्या होता है? साम्य पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वाष्प दाब कहलाता है। तो साम्य पर वाष्प के कणों के द्वारा या वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये शब्द है वाष्प दाब। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है वाष्प दाब में तो बताइए। क्लियर है यहाँ तक? तो वाष्प दाब क्या है? साम्य पर वाष्प के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब क्या है। तो वाष्प दाब तो क्लियर है आपके। अब हम पढ़ते हैं वाष्पशील द्रवों के मिश्रण के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम वो देखिएगा। तो राउल्ट का नियम कहता है कि दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों के विलयन में या मिश्रण में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, कौन सा वाष्प दाब? आंशिक वाष्प दाब उसके विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है। क्लियर है? तो विलयन में जो अवयव का मोल अंश होगा उसके समानुपाती होगा कौन? अवयव का आंशिक वाष्प दाब। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रव, कौन से द्रव? वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में या विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है। क्लियर है? इसका मतलब पी आई समानुपाती एक्स आई। क्लियर? तो यहाँ पे पी आई बराबर क्या हो जाएगा? पी आई नॉट इंटू एक्स आई। क्लियर? ये हो गया राउल्ट के नियम का सिंपल रूप। यहाँ अपन कह देंगे सर यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ जो पी आई है क्या है? ये वाष्पशील द्रव का, वाष्पशील द्रव का विलयन अवस्था में वाष्प दाब है। क्लियर? पी आई नॉट जो है वो वाष्पशील द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्लियर? और एक्सआई जो है वो उस वाष्पशील द्रव का विलयन में मोल अंश है। क्या है? विलयन में मोल अंश है। ये कहता है राउल्ट का नियम। क्या कहता है ये? राउल्ट का नियम कहता है। क्लियर है? तो अपन यहाँ कह दें राउल्ट क्या कहता है? राउल्ट कहता है कि दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है। क्लियर है? पी आई समानुपाती एक्स आई। तो पी आई बराबर हो गया पी आई नॉट इंटू एक्स आई। तो पी आई तो क्या है? उस वाष्पशील द्रव का विलयन अवस्था में वाष्प दाब है, और पी आई नोट जो है वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ये शुद्ध का है और ये विलयन का है। क्लियर? मतलब ये मिश्रण बनने से पहले का है और ये मिश्रण बनने के बाद का है। मतलब विलयन बनने से पहले और ये विलयन बनने के बाद। और एक्स आई जो है वो उस अवयव के मोल अंश है। क्या अवयव के? मोल अंश है। किसमें? विलयन में। वाष्पशील द्रव का विलयन में मोल अंश है। कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम यहाँ पर देखें कि और कैसे लें, विलयन के लिए कैसे लिखें इसको। तो ये तो सिंपल तो आ गया। अब हमने मान लिया कि माना विलयन में, क्या कहा मैंने? माना विलयन में दो घटक हैं, एक ए है और एक बी है। मैंने उस दिन कहा था आपको कि
ए को क्या मानना है, विलेय मानना है, और बी को क्या मानना है, विलायक मानना है। तो हमने यह मान लिया कि जो विलयन है, इस विलयन में दो घटक है, एक विलेय है और एक विलायक है। और अभी तो हम दोनों ही वाष्पशील ले रहे हैं, ये ए और ये बी। क्लियर? ये मान लिया कि दो घटक हैं, एक विलेय और एक विलायक। विलेय को ए से रिप्रेजेंट किया, विलायक को बी से रिप्रेजेंट किया। अब विलेय का जो वाष्प अवस्था, विलयन अवस्था में आंशिक दाब है वो Pa है, इसका Pv है। क्लियर? और विलयन का जो आएगा वो P टोटल आएगा, वाष्प दाब। क्लियर? और फिर यहाँ पर ये तो हो गया विलयन अवस्था में। किसमें? विलयन अवस्था में। अब अगर आपसे कोई कह दे शुद्ध अवस्था में, तो शुद्ध अवस्था में इसका मान लिया Pa नॉट है और इसका Pv नॉट है। क्लियर? ये किस अवस्था में है? शुद्ध अवस्था में है। क्लियर? फिर यहाँ पे अपन बात करें कि इनके मूल अंश क्या हैं। इसका मूल अंश XA है और इसका मूल अंश XB है। तो ये क्या है आपके विलयन में मोल अंश है। क्लियर? तो हमने क्या मान लिया, माना एक विलयन में दो वाष्पशील द्रव A और B उपस्थित है, A विलेय और B विलायक है। क्लियर? तो यहाँ ये Pa और ये Pv हो गया। तो यहाँ पर Pa और Pv क्या है, विलयन अवस्था में वाष्प दाब है A का और B का। Pa नोट और Pv नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में द्रव A और द्रव B के वाष्प दाब हैं। और XA और XB क्या है, विलयन अवस्था में अवयव A और अवयव B के मोल अंश हैं। क्लियर? अब हम ले लें राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि जब किसी विलयन में दो वाष्पशील द्रव हैं, तो किसी वाष्पशील द्रव का जो आंशिक दाब होगा वो उसके ही मोल अंश के समानुपाती होगा। तो Pa समानुपाती XA, तो Pa बराबर हो गया Pa नॉट इंटू XA। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? इसी प्रकार हम लेंगे Pv बराबर Pv नॉट इंटू XV, समीकरण नंबर 2। क्लियर? इसी प्रकार क्या लेंगे हम, Pv इक्वल टू Pv नॉट इंटू XV। अब हम जानते हैं डाल्टन का नियम क्या कहता है। डाल्टन का नियम कहता है जब एक से ज्यादा गैसों का मिश्रण हो तो जो कुल दाब होता है वो सभी के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। जितने भी अवयव हैं उन सभी के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है, आंशिक दाबों के। तो यहाँ पे हम बात करें डाल्टन के नियम से, तो डाल्टन का नियम क्या कहता है, P टोटल मतलब विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब। क्लियर? बराबर क्या आएगा, Pa प्लस Pv आएगा। क्लियर? Pa का मान रख दो, Pa का मान क्या है, Pa नॉट इंटू XA। Pv का मान क्या है, Pv नॉट इंटू XV। क्लियर? अब इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर कितना, 3। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि सिंस XA इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस XB होता है। व्हाट इज द XA? XA इक्वल टू होता है 1 माइनस XB। तो यहाँ जो P टोटल आएगा वो P टोटल कितना आएगा, Pa नॉट इंटू 1 माइनस XB प्लस Pv नॉट इंटू XB। क्लियर? तो यहाँ पे P टोटल बराबर आ गया Pa नॉट माइनस Pa नॉट इंटू XB और प्लस Pv नॉट इंटू XB। क्लियर? तो यहाँ P टोटल बराबर कितना आएगा, देखो Pa नॉट तो आ ही गया और यहाँ पर अपन ने XB कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे Pv नॉट बचेगा और यहाँ Pa नॉट बचेगा माइनस में और कॉमन क्या आ गया, XB। ये होगी समीकरण नंबर 4। क्लियर? तो ये है राउल्ट के नियम का समीकरण। बाकी नियम तो यहीं पे खत्म हो गया। ये उसका आगे का रूप है जो क्या बताता है, y बराबर mx प्लस c, एक सीधा रेखा का संबंध बताता है किस किस के बीच में,
कुल वाष्प दाब और विलायक के मोल अंश के बीच में, किस किस के बीच में बताता है? कुल वाष्प दाब और विलायक के मोल अंश के बीच में संबंध बताता है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? कोई दिक्कत है? चलिए फिर अपन यहाँ देखें, क्लियर है ना भाई? ये क्या माना अपन ने? विलयन में दो वाष्पशील द्रव हैं, एक विलेय है और एक विलायक है। क्या? एक विलेय और एक विलायक है। विलेय को ए से, विलायक को बी से। फिर यहाँ पे जो विलेय का और विलायक के विलयन अवस्था में जो वाष्प दाब है वो पीए और पीवी है, शुद्ध अवस्था में पीए नॉट और पीवी नॉट है, और विलयन में मोल अंश जो है वो एक्स एंड एक्स भी हैं। तो राउल्ट के नियम से क्या कहता है? पीए बराबर पीए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो पीए बराबर पीए नॉट इंटू एक्स है। इसी प्रकार पीवी बराबर पीवी नॉट इंटू एक्स भी। फिर लगा दीजिए यहाँ पे कौन सा? डाल्टन का नियम। क्या कहता है? किसी मिश्रण में उपस्थित या किसी मिश्रण का जो कुल दाब होता है वो उसमें उपस्थित सभी घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो पी टी बराबर पी ए प्लस पी वी, दिस ये आएगा। और फिर यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू रख दी हमने, कितनी? एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। यहाँ वैल्यू पुट करिए, आंसर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लिया, ये फॉर्म आ गया। तो फाइनल जो फॉर्म आया राउल्ट के लॉ का, वो फाइनल फॉर्म जो आया वो क्या आया? इक्वेशन 4 जो आई, पी टोटल बराबर पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, जो किसको बताता है? जो पी टोटल और विलायक के मोल अंश के बीच में रैखिक संबंध को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, जो कि आदर्श गैस के लिए होगा। तो राउल्ट के नियम का ग्राफीय निरूपण करते हैं इस समीकरण का। तो आप ग्राफ को ढंग से देखिएगा। क्या कहा मैंने? आप ग्राफ को ढंग से देखिएगा। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये कौन से समीकरण है? 4। समीकरण 4 जो है वो विलयन के कुल वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के मोल अंश या विलायक के विलयन में मोल अंश के रैखिक समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? बाकी आपने ये समीकरण तो लिखी थी, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स है और पी वी बराबर पी वी नॉट इंटू एक्स है। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाए इनका। मैं एक ग्राफ ले लूँ, ये ग्राफ आप आइडियल गैस के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए दे सकते हैं, ठीक है ना? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। यहाँ हमने ले लिया क्या? वाष्प दाब ले लिया, और यहाँ ले लिया आपने मोल अंश, और मोल अंश में जनरली एक्स भी ले लिया, और यहाँ वाष्प दाब में आपने पी टोटल ले लिया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए एक्स बी का मान 0 है, तो यू नॉट एक्स क्या जानते हैं आप? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। और जब एक्स बी का मान 0 है तो इस जगह पर एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो एक्स ए इक्वल टू 1 है और एक्स बी इक्वल टू 0 है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ फाइनल में एक्स बी की वैल्यू 1 हो गई, और जब एक्स बी इक्वल टू 1 हो गया तो एक्स ए कितना बचा? यहाँ पर कितना हो गया? एक्स ए 0। कितना हो गया? एक्स ए 0 हो गया। तो कंफ्यूजन? अब हमने यहाँ पे मान लिया कि जो विलायक है, हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि विलायक जो है वो ज़्यादा वाष्पशील है विलेय की तुलना में। तो यहाँ पर विलायक का जो वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में वो विलेय से ज़्यादा है, पी वी नॉट ग्रेटर देन टू पी ए नॉट। तो पहले वालों कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर? अब यहाँ पे हम चालू करते थे, एक्स ए का मान 1 रखेंगे तो एक्स बी का मान 0 है। एक्स बी का मान 0 रख दिया मैंने, ये 0 रखते ये 0 हो गया। तो पी टोटल बराबर क्या आ गया? पी ए नॉट। तो यहाँ पर ये पी टोटल बराबर आ गया पी ए नॉट। क्लियर? अब हम इधर जा रहे हैं, और जब हम इधर जाएंगे तो एक्स बी का मान बढ़ रहा है, और जब एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी तो पी टोटल की वैल्यू पी ए नॉट में कुछ जुड़ेगा, ऐड होगा। तो पी ए नॉट, पी टोटल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, फिर पी टोटल की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है।
और जब एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब ये 1 हो जाएगी तो 1 रखिए, देखो एक्स बी को 1 रखते ही ये क्या हो गया, पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट, पी ए नॉट से पी ए नॉट कट गया, क्या बचा पी वी नॉट। तो ये पी वी नॉट के बराबर हो जाएगा एक्स बी की वैल्यू 1 होते ही, ये यहाँ पे आ गया पी वी नॉट। क्लियर? तो ये किसके लिए था, टोटल सॉल्यूशन के लिए था, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी वी या पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स बी। क्लियर? या इस समीकरण को लिख दें आप डायरेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करें इंडिविजुअल ए और बी के लिए, एक्स ए पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे जब एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये पी ए की वैल्यू जो होगी वो पी ए नॉट के इक्वल होगी। क्लियर है? यही होगी। अब इधर जा रहे हैं अपन, तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से 0 हो रही है। 1 से 0 का मतलब घट रही है बढ़ रही है? भाई 1 से 0 का मतलब क्या है, घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। और जब 1 से 0 पे घट रहा है तो ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा और अंत में कहाँ पहुंचेगा, 0 पर पहुंचेगा। किस पर पहुंचेगा? 0 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, और एक्स ए की वैल्यू 0 होते ही ये 0 हो गया ना पी ए। क्लियर? ये 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ बात करें इस समीकरण के लिए, एक्स बी की वैल्यू 0 है तो पी वी की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स बी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी तो पी वी की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक्स बी की फाइनल वैल्यू कितनी है, 1 है। और जैसे ये 1 होगा पी वी बराबर क्या हो जाएगा, पी वी नॉट हो जाएगा। क्लियर? ये सीधी रेखा है, आपको बिल्कुल सीधी मिलानी है। तो ये किसका ग्राफ था, ये ग्राफ था पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और ये ग्राफ था पी वी बराबर पी वी नॉट इंटू एक्स बी। कैसा ग्राफ था ये, पी वी बराबर पी वी नॉट इंटू एक्स बी। ये है राउल्ट के नियम का रिप्रेजेंटेशन, और इसे ही हम कहते हैं आदर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम। आदर्श विलयन है, अभी पढ़ेंगे आदर्श विलयन क्या होते हैं। पहले बोलिए ग्राफ आया कि नहीं आया, और राउल्ट का नियम आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर? दोबारा समझ लीजिएगा, ये पी टोटल बराबर क्या है, पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर पी टोटल ले लिया, मतलब वाष्पदाब ले लिया। क्लियर? और इधर हमने मोलंश ले लिया, तो मोलंश यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी 0 हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे जाएंगे एक्स बी की वैल्यू 1 है तो एक्स ए 0 हो जाएगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है एक्स ए बराबर 1 रखकर, तो एक्स बी की वैल्यू 0 है, 0 रखते ही पी टोटल बराबर पी ए नॉट हो गया। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने पर एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है, और एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें कुछ ऐड होगा, और जब इसमें कुछ ऐड होगा तो पी टोटल की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जब एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पी ए नॉट से पी ए नॉट कट गया, पी टोटल कितना बच गया, पी वी नॉट के इक्वल। तो ये क्या हो गया, पी वी नॉट के इक्वल हो गया। कितना हो गया ये, पी वी नॉट के इक्वल हो गया। एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? फिर हम इस इक्वेशन के लिए बात करें, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए। यहाँ देखें आप, एक्स ए का मान कितना है, 1। कितना है एक्स ए का मान, 1, और जब एक्स ए का मान 1 है, क्लियर, तो यहाँ पर 1 रखते ही आप क्या आएगा, 1 रखते ही पी ए बराबर पी ए नॉट हो गया, तो ये पी ए नॉट हो गया। अब इधर जा रहे हैं अपन, तो एक्स ए की वैल्यू घट रही है तो ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू भी घटेगी, तो पी ए की वैल्यू घटती जा रही है, और जैसे यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 पहुंची, ये पी ए की वैल्यू भी 0 आ गई। क्लियर? अरे क्लियर? चलिए फिर अपन इस इक्वेशन के लिए बात करें, पी बी बराबर पी वी नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ एक्स बी की वैल्यू 0 है, 0 रखते ही 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। जैसे जैसे एक्स बी का मान बढ़ा रहे हैं अपन, तो एक्स बी का मान बढ़ाने पर पी वी का मान बढ़ेगा, तो ये मान बढ़ता जाएगा, और जब एक्स बी का मान 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पी वी नॉट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पी वी नॉट, ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये था राउल्ट्स के नियम का ग्राफ। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। और ये राउल्ट का नियम हो गया, पी टोटल बराबर पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। एनी कंफ्यूजन? देन टेल मी।
क्लियर? देखिएगा, हमने मान लिया कि माना वाष्प अवस्था में घटक ए व बी के मोल अंश जो हैं वो कितने हैं, वाई ए व वाई बी है। अब मैंने यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी तो विलयन अवस्था में आगे थे, और विलयन अवस्था में और वाष्प अवस्था में दोनों के मोल अंश अलग अलग होंगे। क्यों? तो दोनों के वाष्पन की तरह अलग अलग है। क्लियर है? तो हमने ये अलग अलग मान लिया। हमने क्या माना कि माना वाष्प अवस्था में घटक ए व घटक बी के मोल अंश वाई ए व वाई बी है। मोल अंश क्रमशः वाई ए व वाई बी है तथा इनके आंशिक वाष्प दाब पीए व पीवी है। क्या है भाई? आंशिक वाष्प दाब पीए व पीवी है। तब अपन जानते हैं, अपन ने डाल्टन का नियम पढ़ा बहुत गैसीय अवस्था में क्लास 11th में। तो वहां क्या था, वहां जो आंशिक दाब का सूत्र था, आंशिक दाब बराबर क्या था, आंशिक दाब बराबर था कुल दाब गुना अवयव के मोल अंश, अवयव के मोल अंश। क्लियर? तो पीए व पीबी है तथा यहाँ पे मान लिया अपन ने कुल दाब कितना है, कुल दाब जो है वो पी टोटल है। तब तो यहाँ पे आंशिक दाब का सूत्र होता है कुल दाब गुना अवयव के मोल अंश, यही होता है। तो यहाँ पे आंशिक दाब ए के लिए देखें तो पी ए बराबर क्या होगा, पी टोटल इंटू वाई ए। क्लियर? अब वाई ए निकालना है तो वाई ए बराबर कितना हो गया भाई, वाई ए बराबर कितना हो गया, पी ए अपॉन पी टोटल। क्लियर? और पी ए कितना है, पी ए बराबर है पी ए नॉट इंटू एक्स ए बट्टे पी टोटल। क्लियर? तो वाई ए बराबर हो गया पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल। तो ये विलयन अवस्था में मूल अंश है और ये वाष्प अवस्था में मूल अंश है, दोनों में संबंध आ गया ना भाई। क्लियर? इसी प्रकार अपन बी के लिए दे दें, इसी प्रकार वाई बी बराबर क्या होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल। वाई बी बराबर क्या होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल। कोई कंफ्यूजन? ये आ गया वाष्प अवस्था में राउल्ट का नियम। क्लियर? वाई ए क्या है, वाष्प अवस्था में घटक ए का मोल अंश है, वाई बी वाष्प अवस्था में घटक बी का मोल अंश है। पी ए नॉट क्या है, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और पी टोटल विलयन का वाष्प दाब है, और एक्स ए घटक ए का विलयन अवस्था में मोल अंश है। ऐसे यहाँ पे एक्स बी क्या है, घटक बी का विलयन अवस्था में मोल अंश है, और पी बी नॉट क्या है, घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्लियर? ये दो हो गए। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो ये है आपके वाष्प अवस्था में राउल्ट का नियम, और जो पहले था वो तो क्या था, विलयन अवस्था में राउल्ट का नियम या द्रव अवस्था में था। अब हम बात करें कि राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में क्या समानताएं हैं। अब हम देखते हैं राउल्ट के नियम व हेनरी के नियम में संबंध। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा संबंध है। आप यहाँ देखिएगा, हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम कहता है P बराबर के एच इंटू एक्स। अवयव के लिए लिख दे तो आई, और ये एक्स आई हो जाएगा। क्लियर? समीकरण 1 हो गया। और राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या कहता है, ये कहता है पी आई बराबर पी आई नॉट इंटू एक्स आई। समीकरण 2 हो गया। क्लियर?
ये समीकरण 1 हेनरी का नियम है, समीकरण 2 राउल्ट का नियम है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सर समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई, तुलना कर दीजिए। और जब समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे आप, तो तुलना करने पर क्या आएगा, पी से पी कट गया, एक्स आई से एक्स आई कट गया, तो के एच बराबर आएगा पी आई नॉट। क्या आएगा भाई, के एच बराबर पी आई नॉट। क्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि राउल्ट का नियम जो है वो हेनरी के नियम की एक विशेष अवस्था है। क्या कहा मैंने, राउल्ट का नियम जो है वो हेनरी के नियम की एक विशेष अवस्था है, जिसमें हेनरी स्थिरांक जो होता है वो शुद्ध, हेनरी स्थिरांक जो होता है वो उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होता है। क्लियर। क्या कहा मैंने भाई, जो हेनरी स्थिरांक होता है वो वाष्पशील द्रव के शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब के बराबर होता है। ये हेनरी के नियम में और राउल्ट के नियम में संबंध है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। ये खत्म हुआ राउल्ट का नियम। अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर देखते हैं। क्लियर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन राउल्ट के लॉ पर, जो क्या कहता है वो देखिएगा। क्लियर। राउल्ट लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्या कहता है वो देखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए और बी के वाष्प दाब 450 और 700 mmHg हैं, तो विलयन में घटकों के मोल अंश ज्ञात कीजिए। मतलब एक्स और एक्स भी ज्ञात करना है, जिसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब दे रखा 600 mmHg है, तथा वाष्प अवस्था में भी मोल अंश ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे आपको दे दिया शुद्ध अवस्था में ए और बी के वाष्प दाब दे रखे हैं, तो पी ए नॉट दे रखा है 450 mmHg और पीवी नॉट दे रखा है आपको 700 mmHg। ओके। फिर यहाँ पे अपन बात करें, विलयन में घटकों के मोल अंश ज्ञात करने हैं। एक्स से फाइंड करना है आपको और एक्स भी फाइंड करना है आपको। ओके। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर जिसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब दे रखा है पी टोटल 600 mmHg दे रखा है। क्लियर। उसके बाद आपसे पूछा है वाष्प अवस्था में भी मोल अंश ज्ञात कीजिए। मतलब आपको वाई ए और वाई बी ज्ञात करने हैं, तो पहले अपन एक्स ए और एक्स भी ज्ञात करें, फिर वाई और वाई भी ज्ञात करेंगे। तो एक्स ए और एक्स भी ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र आता है, पी ए बराबर होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए। क्लियर। तो यहाँ पे पी ए नॉट तो है, क्या है भाई, पी ए नॉट तो है, लेकिन मेरे पास पी ए नहीं है, और पी ए नहीं है तो अपन क्या करें, यहाँ पर राउल्ट का नियम लगा दें। पी टोटल बराबर पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ओके। तो पी ए नॉट, पी टोटल कितना दे रखा है आपको 600, पी ए नॉट कितना दे रखा है आपको 450 दे रखा है ना भाई, पी बी नॉट कितना दे रखा है आपको 700 माइनस 450 इंटू एक्स बी। क्लियर। इस 450 को इधर ले आएंगे तो कितना बच जाएगा, 150 रह जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 700 में जाएगा तो 250 बचेगा, इंटू कितना आया, एक्स बी आया। तो अब हमें एक्स बी का मान निकालना है। तो एक्स बी बराबर कितना होगा 150 बट्टे 250, 5 से गया 5 3 15 और 5 पंजे 25। क्लियर। 3/5 आ गया, 3/5 का मतलब 0.6 हो गया। कितना हो गया भाई, 0.6 हो गया। और जब एक्स बी 0.6 हो गया तो एक्स से कितना होगा, एक्स से बराबर होता है 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत? और 1 माइनस एक्स बी होता है, देन 1 माइनस 0.6 कितना आ गया बेटा जी, 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। क्लियर। तो ये तो आगे विलयन अवस्था में
मोल अंश आ गए, ये ए का और ये बी का, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है वाष्प अवस्था में भी मोल अंश निकालने ए और बी के। तो वाई ए बराबर क्या सूत्र आया था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए बट्टे पी टोटल, यही था। क्लियर? क्या था भाई? पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल, यही वैल्यू थी। तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 450 इंटू एक्स ए कितना है आपके 0.6 बट्टे पी टोटल कितना है 600। क्लियर? अब यहाँ पे काटते हैं 150 से 3 टाइम और 150 से 4 टाइम। क्लियर है? और इसको मल्टीप्लाई किया तो वाई ए कितना आ गया आपके 6×18 1.8 अपॉन 4। क्लियर? कितना आया? 1.8 अपॉन 4 से डिवाइड किया, कितनी बार हो गया? 4 चौको 16 हो गया, बचे कितने? 2 हो गए 20 पंजे 20। तो वाई बी कितना आएगा? वाई बी आएगा 1 माइनस वाई ए, तो 1 माइनस 0.45, तो वाई बी बराबर कितना हो गया? 0.55। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। ये है राउल्ट के लॉ का क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, पहले अपन लॉ पढ़ लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।